द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे संपादकीय का विश्लेषण करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर सवाल उठाता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज हम एक ऐसे एडिटोरियल को देख रहे हैं जो एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता के खिलाफ एक सख्त कानून के इस्तेमाल पर सवाल उठाता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि लोकतंत्र में विरोध जताने और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लद्दाख में आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया। तो देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन थे इन्हें लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक, और संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे, अहिंसक थे। उनकी मांगें लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की थी, जो कि किसी भी लोकतंत्र में एक पूरी तरह से जायज मांग है। अब इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जवाब में क्या हुआ? अधिकारियों ने लागू कर दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA। अब ये वो कानून है जिसे आमतौर पर देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरों के मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एडिटोरियल समझाता है, NSA एक प्रिवेंटिव कानून है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मतलब क्या है? मतलब सरकार किसी व्यक्ति को कोई जुर्म करने से पहले ही हिरासत में ले सकती है अगर सरकार को लगता है कि वो व्यक्ति देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन सकता है, और ये सब बिना किसी मुकदमे के होता है। अब यहाँ पर मामला थोड़ा कानूनी और दिलचस्प हो जाता है। संपादकीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही जरूरी फैसलों का जिक्र करता है, और यहीं पर इस पूरे मुद्दे की जड़ छिपी है। देखिए, कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में एक बहुत साफ फर्क बताया है। हर छोटी मोटी गड़बड़ी पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा नहीं होती। मान लीजिए 2 लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन जब कोई घटना इतनी बड़ी हो जाए कि उससे पूरे समाज का, पूरी कम्युनिटी का आम जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाए, तब वो पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा बनती है। और ये जो लाइन है ना, समुदाय के जीवन की समान गति को बाधित करना, ये बहुत जरूरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया है। NSA जैसा सख्त कानून आप तभी लगा सकते हैं जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि पूरे समाज का जो एक नॉर्मल रिदम है, जो चैनो सुकून है, वही भंग हो जाए। तो अब जब हम ये कानूनी बारीकियां समझ गए हैं, तो देखते हैं कि संपादकीय सोनम वांगचुक की हिरासत को गलत कैसे ठहराता है। संपादकीय ना एक एक करके अपनी बात रखता है। पहली बात, वांगचुक का विरोध शांतिपूर्ण था। दूसरी, उनके किसी भी काम से समाज की वो समान गति बाधित नहीं हुई, तो ये पब्लिक ऑर्डर का मामला था ही नहीं। तीसरी और बहुत अहम बात, सरकार ये साबित ही नहीं कर पाई कि उनसे सच में कोई खतरा था। और आखिर में संपादकीय कहता है कि सरकार ने एक शांतिपूर्ण असहमति को देशद्रोह जैसे किसी गंभीर अपराध के बराबर मान लिया, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो अब सिर्फ इस एक केस से आगे बढ़कर एडिटोरियल शासन के बड़े सिद्धांतों पर आता है और बताता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो एडिटोरियल का साफ साफ कहना है कि टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत और समझ का रास्ता अपनाना चाहिए। पहली बात, हिरासत तुरंत रद्द की जाए। दूसरी, लद्दाख के लोगों से फिर से सार्थक बातचीत शुरू हो। उनकी मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए, और खासकर लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि एक लोकतंत्र में शांति से अपनी बात रखने के मौलिक अधिकार और देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानूनों के बीच ये संतुलन कैसे साधा जाए। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। आज हम एक ऐसी खोज की कहानी में उतरेंगे जिसने क्वांटम की अजीब अदृश्य दुनिया को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और जानते हैं, इसी खोज ने एक पूरी की पूरी तकनीकी क्रांति की नींव रखी। तो हमारा अगला संपादकीय विषय है 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये खोज इतनी बड़ी बात क्यों है और कैसे इसने हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दी है। तो ये नोबेल पुरस्कार क्वांटम दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग के लिए है।
असल में ये उस खोज को सम्मान देता है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को उस छोटी सी अदृश्य सब एटॉमिक दुनिया से बाहर निकाला और सीधे हमारे सामने एक ऐसे पैमाने पर ला दिया जिसे हम देख सकते हैं। तो 2025 का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है 3 वैज्ञानिकों को, जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट और जॉन मार्टिनेस। और उन्हें यह सम्मान क्यों मिला? ये मिला है 1980 के दशक में किए गए उनके उन कमाल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिन्होंने पहली बार मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े पैमाने पर क्वांटम बिहेवियर को साबित करके दिखाया। तो सवाल यह है कि उस समय वैज्ञानिक किस बड़ी पहेली को सुलझाने में लगे थे। देखिए, असल में वो एक बहुत बड़ी खाई को पाटने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ थी सब एटॉमिक दुनिया के अजीबोगरीब नियम और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की दुनिया जिसे हम जानते पहचानते हैं। उनके रिसर्च के दिल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल था, क्या क्वांटम मैकेनिक्स के वो सारे अजीब नियम उन चीज़ों पर भी लागू हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? सोचिए, ये एक ऐसा सवाल था जो उस समय फिजिक्स की पूरी नींव को हिला देने वाला था। अच्छा, इस बात को समझने के लिए क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है? वो कहती है कि किसी करंट को एक रुकावट पार करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें दीवार तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, है ना? पर क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कुछ और ही होता है। यहाँ करंट बिना ज़रूरी एनर्जी के भी उस रुकावट के आर पार एक सुरंग बनाकर निकल सकता है, और इसी हैरान कर देने वाली चीज़ को हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। तो अब सवाल आता है कि इन वैज्ञानिकों ने इस असंभव सी लगने वाली चीज़ को देखा कैसे? भाई, इसका जवाब छिपा है उनके उस शानदार एक्सपेरिमेंट में जो एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि परम शून्य के बेहद करीब के तापमान पर किया गया था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो दिल था वो था जोसेफसन जंक्शन। अब ये है क्या? ये एक बहुत खास सर्किट है। इसमें 2 सुपरकंडक्टर होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो हो और उन्हें एक बहुत ही पतली इंसुलेटिंग लेयर से अलग किया जाता है। बस इसी अनोखे सेटअप ने वो मुमकिन कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। तो आखिर ये कामयाबी मिली कैसे? प्रोसेस कुछ इस तरह था। सबसे पहले जोसेफसन जंक्शन सर्किट को बनाया गया, फिर उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब तक ठंडा किया गया। इसके बाद उन्होंने उस जादुई टनलिंग करंट को डिटेक्ट किया। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, बिल्कुल सटीक नतीजे मिलें इसके लिए सर्किट को बाहर की किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से, शोर से पूरी तरह से बचाया गया। हर एक स्टेप बहुत बहुत क्रिटिकल था। और जो नतीजा सामने आया वो सच में दिमाग घुमा देने वाला था। सर्किट के अंदर खरबों, जी हां, खरबों इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक साथ मिलकर एक सिंगल क्वांटम पार्टिकल की तरह बर्ताव कर रहे थे। ये इस बात का सीधा सबूत था कि क्वांटम के नियम सिर्फ नन्हे-मुन्ने कणों के लिए नहीं हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़े कलेक्टिव सिस्टम पर भी लागू होते हैं। चलिए अब इस खोज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका आज की टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ा। क्योंकि ये सिर्फ किताबों में छपने वाली कोई खोज नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरी तकनीकी क्रांति की शुरुआत थी। जब इन वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि क्वांटम के नियम बड़ी चीजों पर भी काम करते हैं, तो उन्होंने असल में इंजीनियरिंग की एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और उस दुनिया का नाम है अप्लाइड क्वांटम इंजीनियरिंग। और इस एक अकेली खोज ने क्या कुछ नहीं दिया हमें। आज जो हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, उनका जो दिल है, यानी सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, वो सीधे सीधे इसी काम की देन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स हों, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होने वाले सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स हों, या फिर एडवांस्ड बायोमेडिकल इमेजिंग के डिटेक्टर्स, सब के सब टेक्नोलॉजी इसी बुनियाद पर खड़ी हैं। तो जरा देखते हैं कि तब से लेकर अब तक ये फील्ड कितना आगे बढ़ चुका है। देखिए, 1980s के दशक में चुनौती थी ये साबित करना कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम बिहेवियर होता भी है या नहीं। वो तो हल हो गई, लेकिन आज की चुनौती कुछ और है। आज फोकस इस पर है कि क्वांटम स्टेट्स को इतनी देर तक कैसे बचाकर रखा जाए कि हम उनसे कोई काम ले सकें, क्योंकि ये स्टेट्स अपने आसपास की दुनिया को लेकर बहुत बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। सिर्फ जानने की इच्छा, यानी कि शुद्ध जिज्ञासा, उसकी क्या कीमत है? और जवाब बहुत सीधा है। यही जिज्ञासा किसी भी टेक्नोलॉजी में होने वाली क्रांति का असली इंजन होती है।
जैसा कि एक जगह कहा भी गया है कि एक बुनियादी सवाल के जवाब की तलाश ने ही वो सिद्धांत पैदा किए जो आज इंजीनियरों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाने की बुनियाद हैं। सोचिए, जब इन वैज्ञानिकों ने प्रकृति की हदों को आजमाने का फैसला किया था, तब किसी ने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि इसके नतीजे क्या होंगे। वो तो बस एक बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, और अनजाने में ही उन्होंने आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की नींव रख दी। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। आज जो हमारे वैज्ञानिक सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उससे भविष्य में कौन कौन सी क्रांतियां जन्म लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस और इनोवेशन की अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझने के लिए कह सकते हैं बहुत ही जरूरी है। तो हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है इजराइल के युद्ध और मिडिल ईस्ट में उसकी जगह का विश्लेषण। ये स्टैनली जॉनी के एक एडिटोरियल पर आधारित है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक के बाद एक मिलिट्री जीत हासिल करने के बावजूद इजराइल एक ऐसी रणनीतिक भूल भुलैया में फंस गया जहां से निकलना उसे बेहद मुश्किल लग रहा है। और देखिए, यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना, कि कैसे कोई देश बैटलफील्ड पर तो लगातार जीत रहा है, लेकिन जब बात बड़ी पिक्चर की आती है, मतलब अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की, तो वो असल में हारता चला जाता है। अच्छा, इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। 7 अक्टूबर 2023 से पहले। उस वक्त मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिकल तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। एक नया रीजनल ऑर्डर, एक नई व्यवस्था बन रही थी और उसके सेंटर में था इजराइल। तो ये जो नया मिडिल ईस्ट का विजन था, इसकी नींव असल में 3 बड़ी पहलों पर रखी गई थी। सबसे पहला अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसके तहत इजराइल और यूएई, बहरीन जैसे अरब देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल हुए। दूसरा था I2U2, यानी इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई का एक इकोनॉमिक ग्रुप। और तीसरा था IMEC, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट बनाने का प्लान था। इन सभी पहलों के पीछे अमेरिका था और मकसद एक ही था, इजराइल को इस पूरे रीजन में एक बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत बनाना। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं। 2020 से 2023 के बीच ऐसा लग रहा था मानो एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। और सोचिए, अगर सऊदी अरब के साथ भी डील हो जाती तो ये इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा माइलस्टोन होता। लेकिन फिर आया 7 अक्टूबर। हमास के हमले ने मानो सब कुछ पलट कर रख दिया। इस एक हमले ने ना सिर्फ इजराइल की अजेय वाली इमेज को तोड़ा, बल्कि इसने दुनिया को एक कड़वी सच्चाई भी याद दिलाई कि आप फिलिस्तीन के सवाल को दरकिनार करके मिडल ईस्ट में कभी भी स्थायी शांति नहीं ला सकते। अब इस हमले के बाद इजराइल ने एक जबरदस्त युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध के कुछ लक्ष्य तो दुनिया को बताए गए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ गहरी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं। तो यहाँ ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव साफ दिखता है। मतलब कहने को तो लक्ष्य था हमास को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना, लेकिन असल मकसद था फिलिस्तीनी विरोध की कमर तोड़ देना और साथ ही ईरान के बढ़ते असर को एक ही झटके में खत्म कर देना। और इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में इजराइल को कई मोर्चों पर जबरदस्त मिलिट्री सक्सेस मिली। एक के बाद एक जीत ने ऐसा माहौल बना दिया कि इजराइल अपने लक्ष्यों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गाजा की। इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। इसे एक बहुत बड़ी मिलिट्री जीत माना गया। और ऐसा नहीं कि एक्शन सिर्फ गाजा में हो रहा था। उत्तर में लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह को भी इजराइल के लगातार हवाई हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी ताकत को भी एक बड़ा झटका लगा। और फिर इसी बीच सीरिया में असद का शासन गिर गया। ये इजराइल के लिए एक तरह से अनएक्सपेक्टेड लेकिन बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री थी, क्योंकि असद ईरान और हिजबुल्लाह के बीच एक पुल की तरह काम करते थे। अब इतनी सारी जीतों के बाद इजराइल का आत्मविश्वास मानो 7वें आसमान पर था और उसने एक बहुत बड़ा और बहुत ही जोखिम भरा कदम उठाया। उसने सीधे ईरान पर हमला कर दिया, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि कैसे ये सारी की सारी मिलिट्री जीतें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हासिल करने में पूरी तरह फेल हो गई।
ये जो बात कही गई है ये इस पूरी सिचुएशन का सार है। मतलब मैदान में तो जीत मिली, लेकिन वो असल सुरक्षा की गारंटी नहीं बन पाई। चलिए इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। ये इजराइल के लक्ष्य और असल में हुआ क्या, इसके बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक एक करके देखते हैं। लक्ष्य था हमास को खत्म करना, लेकिन हुआ क्या? हमास एक अंडरग्राउंड विद्रोह में बदल गया। दूसरा, फिलिस्तीन के मुद्दे को साइडलाइन करने की कोशिश ने उसे इंटरनेशनल स्टेज पर और भी ज्यादा जरूरी बना दिया। तीसरा, अरब पड़ोसियों को अपने साथ लाने की बजाय इजराइल की कार्रवाइयों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इजराइल एक पार्टनर कम और एक बोझ ज्यादा है। और आखिर में ईरान को पीछे धकेलने के बावजूद ईरान ने पलटवार किया और उसका शासन आज भी खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतनी मिलिट्री पावर के बाद भी हमास को क्यों नहीं हराया जा सका? क्योंकि देखिए, हमास सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, वो फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की भावना से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आपने उसे मिलिट्री तरीके से कमजोर किया तो वो अपने असली रूप में एक विद्रोह में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका का सामना किया था। आप एक संगठन को खत्म कर सकते हैं, पर एक आइडियोलॉजी को नहीं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 5 से भी ज्यादा। ये उन देशों की संख्या है जिन पर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद बमबारी की। इस वजह से उसके पड़ोसियों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या इजराइल एक सिक्योरिटी पार्टनर है या एक ऐसा खतरा जो पूरे रीजन को कभी भी अस्थिर कर सकता है। तो हुआ क्या? इजराइल चला था पूरे रीजन को अपने हिसाब से ढालने, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वो खुद ही दुनिया में अलग थलग पड़ गया और रीजन में पावर का एक नया इक्वेशन बनने लगा जो उसके खिलाफ था। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे खाड़ी के बड़े बड़े देश अब अपनी सिक्योरिटी के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। वो समझ गए हैं कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं। जैसे सऊदी अरब ने न्यूक्लियर पावर वाले पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन की। यूएई ने इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जे के खिलाफ साफ साफ रेड लाइन बता दी। और कतर ने तो अमेरिका से सीधे नाटो स्टाइल की सिक्योरिटी गारंटी ले ली। इससे साफ है कि वो इजराइल सेंट्रिक सिक्योरिटी मॉडल जिसे अमेरिका प्रमोट कर रहा था अब टूट रहा है। तो जब रीजनल दोस्त दूर होने लगें तो इजराइल किसके पास जाएगा? जाहिर है अमेरिका के पास। और आज की तारीख में इजराइल अपने हर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कवर के लिए लगभग पूरी तरह से अमेरिकी सपोर्ट पर ही निर्भर है। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? बॉटम लाइन ये है कि इतनी लड़ाइयों के बाद भी इजराइल की जो असली समस्याएं थीं वो तो वैसी की वैसी ही हैं। हमास आज भी एक एक्टिव विद्रोह है, ईरान का शासन और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जस का तस है, फिलिस्तीन का मुद्दा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और नए मिडिल ईस्ट का वो शानदार सपना अब टूट चुका है। और ये जो लाइन है ये शायद सबसे सटीक तरीके से इस हालत को बयां करती है। नेतन्याहू इस रीजन को अपने हिसाब से बनाना चाहते थे, लेकिन रीजन बदल तो रहा है पर उनकी योजनाओं के ठीक उल्टी दिशा में। और ये हमें हमारे सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इजराइल ने जंग के मैदान में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिलिस्तीन का मुद्दा अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे और आखिरी संपादकीय विषय की तरफ। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बेहतर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी का अगला चैप्टर लिख सकती है। तो इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता ये भारत के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमेशा से हमारी हिस्ट्री का एक जरूरी हिस्सा रहा है। हमने संकटों को हमेशा अवसर में बदला है, चाहे वो 60s की हरित क्रांति हो जिसने हमें खाद्य सुरक्षा दी, या फिर 90s में आईटी सेक्टर का बूम। भारत ने हमेशा अपनी अंदरूनी ताकत पर ही भरोसा किया है। इस पूरे एनालिसिस के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह से रहेगा। हम शुरू करेंगे आत्मनिर्भरता की खोज से, फिर समझेंगे सोने से जुड़ा एक बड़ा पैराडॉक्स, और फिर आखिर में एक सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे भारत अपने ही खजाने से अपने भविष्य को फंड कर सकता है। तो आत्मनिर्भरता की अगली चुनौती क्या है? वो है भारत के विकास को फंड करना, उसकी फाइनेंसिंग। और ये आज के समय में इतना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। और ये स्लाइड इसी समस्या की जड़ तक जाती है। देखिए हो क्या रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज, मतलब दुनिया भर से जो पैसा आ रहा है वो कम हो रहा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई, वो बहुत वोलेटाइल, मतलब अस्थिर हो चुका है।
तो साफ है, भारत अपने भविष्य के लिए ऐसे बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता जो अब कम भी हैं, महंगे भी हैं और उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। और बस यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, जिसे द ग्रेट गोल्ड पैराडॉक्स कहना गलत नहीं होगा। मतलब एक तरफ तो भारत के घरों में सोने का अंबार लगा है और दूसरी तरफ हम हर साल इसे इंपोर्ट करने में, बाहर से खरीदने में अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं। इसका स्केल सोचिए जरा। जो सोना भारत के घरों में पड़ा है, तिजोरियों में बंद है, उसकी टोटल वैल्यू देश के सारे बैंक्स मिलकर जितना लोन देते हैं उससे भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा आइडियल खजाना है जो बस पड़ा हुआ है। और ये चार्ट उसी पैराडॉक्स को बिल्कुल साफ दिखाता है। इतना सोना देश के अंदर होने के बावजूद हमारी लगभग 87% जरूरत इंपोर्ट से पूरी हो रही है। मतलब हम बाहर से खरीद रहे हैं। तो इस इंपोर्ट पर निर्भरता का असर क्या होता है? इकोनॉमिक्स पर भारी पड़ता है। एक उदाहरण देखते हैं। 2010 से 2013 के बीच हमारे ट्रेड डेफिसिट का यानी व्यापार घाटे का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सोने के इंपोर्ट की वजह से था। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी कमाई से कहीं ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा था। तो सवाल वहीं का वहीं है, जब खजाना घर में है तो बिल बाहर से क्यों आ रहा है? चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जवाब है एक रिवाइटलाइज्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में। एक ऐसी स्कीम जो पूरी तरह से ट्रस्ट यानी विश्वास पर टिकी हो। यहां मकसद कोई पाबंदी लगाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी बनाना है। और ये स्कीम पहले की कोशिशों से अलग होगी। इसका फाउंडेशन होगा ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे गोल्ड की डिजिटल ट्रैकिंग हो या उसकी वैल्यू निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका, ताकि इस आइडियल गोल्ड को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जा सके। देखिए, पिछली स्कीम्स इसलिए फेल हुए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था और लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन जो नया अप्रोच है वो ऐसी कमियों को आमने सामने आकर एड्रेस करता है। बेहतर टेस्टिंग फैसिलिटीज के जरिए, नए डिजिटल प्रोडक्ट्स के जरिए और सबसे जरूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो सवाल यह है कि एक सफल गोल्ड मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए चाहिए क्या? इसके लिए 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं। ये 3 पिलर्स क्या हैं? सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब देश भर में गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए भरोसेमंद सेंटर्स। दूसरा, लॉजिस्टिक्स, सोने को एक जगह से दूसरी जगह सेफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से ले जाने का पूरा सिस्टम। और तीसरा, डिजिटलाइजेशन, जिससे हर डिपॉजिटर अपना मेटल बैलेंस यानी अपने सोने का अकाउंट उतनी ही आसानी से ट्रैक कर पाए जैसे हम अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं। लेकिन इन सब चीजों की नींव, इन सब का फाउंडेशन है एक चीज, ट्रस्ट, विश्वास। अगर लोगों को इस सिस्टम पर भरोसा ही नहीं होगा तो कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी हो वो काम नहीं करेगी। तो ये विश्वास बनेगा कैसे? इसके लिए आसान पॉलिसी स्टेप्स की जरूरत है। प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाला माहौल हो। जीएसटी जैसे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन्हें हटाना होगा और ये पक्का करना होगा कि लोगों को उनका रिटर्न सीधा मिले, बिना किसी हिडन कॉस्ट के, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सब सही तरीके से हो जाता है, तो इससे देश की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा? चलिए देखते हैं कि कैसे एक ज्यादा मजबूत इकोनॉमी बना सकता है। इसका इकोनॉमिक लॉजिक बिल्कुल सीधा है। इस स्कीम के जरिए जो पैसा आएगा उस पर लगभग 4.5 से 6.5% तक का रिटर्न देना पड़ सकता है। अब ये जो कॉस्ट है ये इंटरनेशनल मार्केट से उधार लेने की कॉस्ट से काफी कम है, तो फायदा साफ दिख रहा है। और सोचिए, अगर घरों में रखे सोने का एक छोटा सा हिस्सा भी इस सिस्टम में आ गया तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। इससे इंपोर्ट्स पर प्रेशर कम होगा, हमारा करंट अकाउंट मजबूत होगा और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए डोमेस्टिक कैपिटल का एक बहुत बड़ा पूल तैयार हो जाएगा। लेकिन आखिर में यह सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर है। ये एक नेशनल चॉइस है जो हमारे नेशनल कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास से जुड़ा है। जैसा कि गौरव वल्लभ ने कहा है, घरेलू धन जुटाना खासकर सोने के माध्यम से सिर्फ एक आर्थिक विकल्प नहीं है, ये एक सभ्यतागत विकल्प है। ये बात इस पूरी पहल के गहरे सांस्कृतिक महत्व पर जोर देती है। तो अल्टीमेट गोल यही है, इस विश्वास को बनाना कि भारत को फंड कर सकता है, कि हम अपनी ही संपत्ति, अपनी ही सूझबूझ से अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भारत का सोना ही उसकी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस की चाबी है? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।